नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज से लगभग 2000 साल पहले महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक विदेशी महिला और उससे पैदा होने वाले बच्चे के हाथों में कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा तब कहा था जब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। तब उसने अपनी खूबसूरत बेटी हेलेना के विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। इस प्रस्ताव पर जब आचार्य चाणक्य की राय ली गई तब उन्होंने हेलेना और चंद्रगुप्त से विवाह से पहले कुछ शर्तें रखी। शर्त यह थी कि उन दोनों से पैदा होने वाला राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। चाणक्य का कहना था कि हेलेना एक विदेशी महिला और विदेशी शत्रुओं की बेटी है, तो उसकी निष्ठा कभी भारत के साथ नहीं हो सकती। चाणक्य ने यह भी कहा कि विदेशी महिला का बेटा अपनी मां के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। लिहाजा चंद्रगुप्त के राज्यकाल में मां बेटे को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह किस्सा भारतीय इतिहास में किसी विदेशी महिला, उसके पुत्र और सत्ता से जुड़ा शायद पहला मामला था, जो एक बार फिर आजाद भारत में 1999 में देखने को मिला, जब बीजेपी ने सोनिया गांधी को विदेशी मूल की महिला कहकर कांग्रेस को सत्ता में जाने से रोक दिया। उस वक्त बीजेपी के धुर विरोधी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने भी सोनिया के विदेशी होने के मुद्दे पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर इसे हवा दे दी। 1999 में भारतीय सियासत में उठा विदेशी मूल का मुद्दा आज भी जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हेलेना के बेटे की जगह अब राहुल गांधी ने ले ली है और चाणक्य की भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ओर से जो बयान सामने आया है, उसके मुताबिक विदेशी मां के पेट से जन्मा बेटा देशभक्त नहीं हो सकता। इस बयान ने न सिर्फ राहुल गांधी की देशभक्ति पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि देश की सियासत में फिर विदेशी मूल के मुद्दे को हवा दे दी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे आज के मुद्दे चाणक्य नीति के मिसाल, कांग्रेस हाई कमान पर सवाल। तो बीते दिनों कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो मध्य प्रदेश के महू से संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। इस ऐलान के बाद से ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई है। वैसे भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते कुछ समय से बीजेपी पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली चुनाव में भी राहुल गांधी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बार फिर देश में विदेशी मूल का मुद्दा छेड़कर सियासत को गरमा दिया है। इंदर सिंह परमार ने यहां तक कह दिया कि विदेशी मां के पेट से जन्मा बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान ने कांग्रेस की सियासत को गरमा दिया है। जीतू कह रहे हैं कि कांग्रेस को गुटबाजी का कैंसर है। जीतू पटवारी के इस बयान ने कांग्रेस की घेराबंदी के लिए बीजेपी को जरूर मौका दे दिया है। जीतू पटवारी के बयान से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। इस बीच एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। इंदर सिंह परमार ने कहा कि विदेशी मां के पेट से जन्मा बेटा देशभक्त नहीं हो सकता है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में सभी जगह गुटबाजी है। केंद्र, राज्य और पंचायत स्तर पर कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी बहुत सही बोल रहे हैं। भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोही की भाषा वो बोलते रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व तो भारत के लिए नहीं, दूसरे किसी देश के लिए काम कर रहा है। और मेरी तो पहले से ही मान्यता है कि एक विदेशी माँ का बेटा कभी स्वदेशी नहीं हो सकता है। मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान से कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं और मंत्री के बयान को लेकर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बीमार हैं, इन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। अच्छा और उपयुक्त डॉक्टर इन्हें समय पर ढूंढ लेना चाहिए। इन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, उसके ठेकेदार बने फिरते हैं।
बहरहाल कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के बयान के बाद से बीजेपी सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस को घेर रही है। वहीं परमार के बयान ने राजनीति में सियासी उबाल सा ला दिया है। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि इस बयान को लेकर शुरू हुई सियासी महाभारत आखिर आगे क्या रूप लेती है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज्ज्वल दीपक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, राजपुंज जी हैं, शिवसेना प्रवक्ता मुंबई से हैं, शिल्पी चौधरी जी हैं, सपा नेत्री हैं हमारे साथ लखनऊ से, और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता लखनऊ से ही हैं, और अजय त्रिपाठी एक्सिक्यूटिव एडिटर भोपाल स्वराज एक्सप्रेस भोपाल से। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। उज्ज्वल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? उज्ज्वल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी उज्ज्वल जी। उज्ज्वल जी, इस तरह के बयान क्या आपको उचित लगते हैं? भारतीय धरती पे पैदा हुए, भारतीय राजनीति में, भारत में जो भारत की सनातन है उस पर भी वो बात करते हैं, यहाँ के रीति रिवाज सब जानते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, उसके बाद इस तरह की बातें कि विदेशी मूल की महिला से पैदा हुआ बेटा देशभक्त नहीं हो सकता, ये कैसी बयान है? त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि पैदाइश से ज्यादा परवरिश में दिक्कत है। देखिए, एक फिल्म थी गॉड फादर जी 1969 में मारियो पुजो ने बुक लिखी थी द गॉड फादर, उस पर फिल्म बनी, 1972 में रिलीज हुई वो जी। फिल्म का पूरा जो सार है इटालियन माफिया पे है। वो इटालियन माफिया जो अमेरिका जाके गैंगस्टर बन जाते हैं और पूरा राज करते हैं। उसमें एक फेमस डायलॉग है, गिव हिम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज। और जो उसके जो मेन कैरेक्टर है डॉन कार्लियानो, विटो कॉर्लियानो, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, परिवार पहले। तो देखिए, इटालियन माफिया का जो पहला जो उद्देश्य है परिवार जी, मुझे उसी की झलक गांधी परिवार में नजर आती है कि सबसे पहले परिवार, भाई बहन, माता पिता, उसके बाद व्यवसाय, व्यापार, माफिया राज। सबसे बड़ी बात है, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी देश नहीं आता। कंट्री उज्ज्वल जी, ये जो पुस्तक लिखी गई थी किसी ओरिजिनल कैरेक्टर को लेकर लिखी गई थी कि काल्पनिक थी? काल्पनिक थी ये पुस्तक कि किसी कैरेक्टर को लेकर लिखी गई थी? देखिए, इटली में माफिया राज बहुत ज्यादा है, जी, डॉन कल्चर है वहां पे जी। पूरे इटली में अलग अलग टाइप के माफिया रहते हैं जी। गॉड फादर में ये इमिग्रेंट रहते हैं, अप्रवासी इटालियन, अप्रवासी अमेरिकन रहते हैं जो पूरा कारोबार करते हैं पूरे देश में और कब्जा कर लेते हैं। मुझे उसी की झलक गांधी परिवार में आती है, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूं आपको। परिवार पहले। ये झलक कहां दिख गई है आपको? झलक कहां दिख गई? पता है, झलक का कुछ उदाहरण भी होगा, कहीं दिख गई झलक? गांधी परिवार। जी। गांधी परिवार में, गांधी परिवार की पहली प्रायोरिटी क्या है? परिवार। पहले नाना जी, जी, उसके बाद नानी जी, जी, फिर माता जी, पिताजी, भाई बहन, बेटा भतीजा। परिवार का ख्याल पहले रखना है जी। एक परिवार से 3 सांसद लोकसभा में है जी। क्या कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है? तो परिवार पहले, माफिया राज। तो परवरिश में दिक्कत है, देश की चिंता नहीं है। और आप राहुल गांधी जी के बयान अगर देखेंगे कि वी आर अगेंस्ट द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है? भारतीय गणतंत्र के विरुद्ध है वो। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेते हैं वो अमेरिका से और देश के खिलाफ काम करते हैं। उज्ज्वल जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तब उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, खुद नहीं बनी सोनिया जी, न राहुल जी बने। जब भाजपा ने विरोध किया इस बात का कि एक जी। विदेशी बहू को नहीं बनना चाहिए जी, तब उनको शायद जरा सी लज्जा आई, आत्मस्वाभिमान थोड़ा जागा और उन्होंने रिमोट कंट्रोल खरीदा, रिमोट कंट्रोल, जी, जिससे इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री को उन्होंने बिठा के रख दिया। और माननीय दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उस समय मौन मोहन सिंह कहा जाने लगा।
इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे, भारत देश ने उनके वित्त मंत्री रहते हुए उत्तरोत्तर प्रगति की, पर जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, यूपीए की चेयरपर्सन बनके सोनिया गांधी जी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के अध्यादेश को राहुल गांधी ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। ये थी प्रधानमंत्री की इज्जत हमारे देश में। जी चलिए उज्जवल जी, हम आपके पास आते हैं। शिल्पी जी और फिरोज जी आपके पास, शिल्पी जी और फिरोज जी हम आपके पास अंत में आएंगे। थोड़ा सा मैं शिवसेना के शिंदे गुट से हैं, शिवसेना से है, प्रवक्ता हैं, राजपुंज जी है, वो क्या कहते हैं, के त्रिपाठी जी भी एनडीए की घटक है, वो क्या कहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फिर मैं शिल्पी जी आपके पास और फिरोज जी आपके पास आता हूं। राज जी, मैंने जो अभी सवाल किया उज्जवल जी से, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, जिस प्रकार से ये दिल्ली आ जाती है और वहां पर आकर किसी संतान को वो जन्म देती है, तो मैं इस मतलब में थोड़ा इस प्रकार से नहीं कह पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, दूसरी तरफ एक बार पुंज जी, थोड़ी सी आपकी आवाज शुरू में स्पष्ट नहीं आई, एक बार फिर से बोलेंगे आप? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ चल रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर इस प्रकार से द्वंद्व चल रहा है, कांग्रेस के अंदर उनकी अपनी नीतियां ही क्लियर नहीं है, उनकी अपनी नीतियां ही इधर उधर, तो उससे मैं ये समझ सकता हूँ कि वहां सही नहीं है कुछ भी। क्योंकि कहीं भी आप देखें, कल भी एक स्टेटमेंट, कल या परसों एक स्टेटमेंट दी है राहुल गांधी जी ने, तो फेक बोला है। जो जनसंख्या का था, जातीय जनसंख्या के ऊपर बिहार के अंदर, उन्होंने इसको फेक बोल दिया। तो क्या समझेंगे इस चीज से? और जीतू पटवारी जी बहुत बड़े नेता है और उनकी इस बात को छोटे नहीं समझना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर राज जी थोड़ा सा रोकूंगा मैं। आपका स्काइप का ऑडियो बंद है लगता है थोड़ा सा, तो आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। स्काइप के ऑडियो को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। देखिए जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो जीतू पटवारी जी हैं, उनका जो कद है वो बहुत बड़ा कद है जी मध्य प्रदेश के अंदर, जी, कांग्रेस में। तो उसके बावजूद उनके बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने नेता हैं, उन्होंने साफ बात बोली है ये, और इंदर सिंह परमार जी ने जिस बात को बोला है वो सही है बिल्कुल। यहां पर आप देखिए कांग्रेस के अंदर क्या है, मतलब ऐसा ही चलेगा कांग्रेस के अंदर। बगावत क्यों होती है कांग्रेस के अंदर? क्योंकि आप एक ही शख्स के ऊपर पूरा दारोमदार चला देते हैं। ये आएगा और इसके बाद ये आएगा, ये आएगा तो इसका बच्चा आएगा, ये आएगा तो इसका अगले ये आएगा। तो इसका मतलब कांग्रेस के अंदर किसी को अधिकार ही नहीं है। राज जी राहुल जी थोड़ी अध्यक्ष हैं, खड़गे जी अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस में ही खड़गे जी अध्यक्ष हैं और जीतू पटवारी जी ने यह कहा कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने कहा, वो एक कैंसर की तरह है। ऐसा नहीं है, इंदिरा जी ने बहुत पहले कह दिया था कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हरवा सकते हैं, बाकी कांग्रेस को कोई नहीं हरवा सकता। ये तो हरवा तो रही है जी, हरवा तो रही है। देखिए त्रिपाठी जी, हरवा तो रही है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरवा रही है। देखिए ऐसे ऐसे बयान देना जिसका कोई औचित्य नहीं है उस बयान का, कि वहां पे बिहार पे जाकर एक तरफ तो आप प्रचार करते हैं, दूसरी तरफ वहां पे उसी चीज को फेक बोल देते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे आप क्या समझेंगे उनसे? और उधर जीतू पटवारी जी ने जो बातें कहे, जो अपनी पार्टी के बारे में ही कह रहे हैं, उसको मैं वही बात कह रहा था कि शायद मेरी आवाज उस टाइम नहीं आ रही थी या क्लियर नहीं थी, कि हल्के में नहीं लेना चाहिए उस बात को। वो बहुत सोची समझी बात है, कोई वो उन्होंने ऐसे नहीं, मजाक में नहीं बोल दी वो बात, और वो हकीकत है। और विदेशी अगर इस तरह से, देखिए इस बयान के ऊपर भी बड़े चर्चा का विषय रहा कि इटालियन वो उनकी मदर है और इस प्रकार से है, इसके ऊपर बहुत बड़ी सियासत रही। और आज मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि मैं देखिए किसी माँ के प्रति इस प्रकार से जो भी मातृत्व है उसके बारे में मैं ऐसा बयान इस तरह से नहीं दूंगा कि वो विदेशी है और इस प्रकार से। ठीक है, हमारे देश में स्वीकार किया उनको, लेकिन फिर भी वो अपनी अनभिज्ञता के कारण कई बार ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं जिसके चर्चा का विषय बन जाते हैं, और बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे देते हैं। जो सत्ता पक्ष है आज उसको मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए। तो देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो जाने, अब आप भी देखेंगे और हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है वहां। लेकिन आप इस तरह का बयान नहीं देंगे, लेकिन ऐसे बयानों का समर्थन करेंगे आप? देखिए मैं नहीं समर्थन कर सकता इस प्रकार के बयान, सीधी बात, मैं इस प्रकार के बयान का समर्थन नहीं कर सकता। मतलब इंदर परमार जी का चाहे बयान हो,
चाहे 2020 में लोकसभा के अंदर संजय जायसवाल जी जो बिहार से चंपारण से सांसद थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर इस तरह का बयान दिया था, उस समय भी काफी हंगामा हुआ था, उसका भी आप समर्थन नहीं करते? नहीं, देखिए हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस प्रकार से देखिए कोई अपने हिसाब से कोई बयान दे रहा है तो मैं उसके बयान को कैसे समर्थन कर सकता हूं? उनकी पार्टी उनको समर्थन करेगी, हम उनके बयान को कैसे समर्थन कर सकते हैं? हाँ ठीक है, जो कहीं उनमें चीजें हैं, कोई उनमें लगता है कि इस प्रकार से त्रुटियां पाई जाएंगी तो डेफिनेटली हम उसका समर्थन करेंगे त्रिपाठी जी, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए हम एक बार त्रिपाठी से भी बात कर लेते हैं, फिर फिरोज जी और शिल्पी जी के पास पहुंचेंगे। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी नहीं आ रही? हमारी नहीं आ रही? अब आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। ये जो बयान आया है, हालांकि पहली बार बयान नहीं आया है, इसके पहले हालांकि राहुल जी ने जो बयान दिया था वो भी गलत था। उन्होंने रेप इंडिया कहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की एक रैली में, जिसके प्रत्युत्तर में लोकसभा में संजय जायसवाल जी ने, जो पश्चिमी चंपारण आप भी जानते हैं बिहार से, वहां से सांसद थे भाजपा के, उन्होंने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी, यही विदेशी मूल का बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, विदेशी मूल की महिला का बेटा। उस समर्थन और उस बयान और इस बयान में एकता है लगभग। इन दोनों बयानों के, चूंकि आप घटक दल हैं एनडीए के, आप इन बयानों का समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, हमारी तो पृष्ठभूमि गैर कांग्रेसवाद की जी। हमारे जितने भी नेता समाजवादी रहे हैं, डॉक्टर लोहिया के हम लोग शिष्य हैं, तो डॉक्टर लोहिया ने परिवारवाद को कहा सत्ता से उसको दूर रखना चाहिए, और जो वंचित पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के 60% उनके लिए एक नारा दिया था, 100 में पावे 60। तो ये सारे जो आज जो चर्चा का विषय है वो तो हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था। इस मुल्क में अगर किसी ने कुछ काम किया है तो डॉक्टर लोहिया की आवाज से गैर कांग्रेसवाद का 69 में 9 स्टेट तक गैर कांग्रेसी की सरकार बनी, और उसके बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई भी कभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया था। लेकिन उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में डॉक्टर लोहिया एक ऐसे शख्स है जो विभिन्न पार्टियों के ला करके 3 आना बनाम 13 आना का जो बहस पार्लियामेंट में हुई है, वो ऐतिहासिक बहस हुई है, और उस ऐतिहासिक बहस का ये प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े। तो ये सवाल तो हमारा बहुत पहले है। आज भारतीय राजनीति पे विदेशी मूल की बात अलग है, आप सोनिया जी को कह सकते हैं, लेकिन राहुल जी यही पैदा हुए, यही जन्मे, यही के रीति रिवाज से। त्रिपाठी जी मैं उस पर आ रहा हूँ जी। हमारा तो परिवारवाद के खिलाफ नारा है भाई, ये परिवारवाद क्यों होना चाहिए? हम तो मूल उस पर कर रहे हैं ना प्रहार, कि परिवारवाद से मजदूर रखो भाई। अगर राजनीतिक लोकतांत्रिक पार्टियां एक ही देश थोड़ी चलाएगा, एक घर से 3 पार्लियामेंट में हो जाएंगे, देश ऐसे ही रह चलेगा। 140 करोड़ आबादी का देश है, क्या देश में और लोग नहीं है? तो ये सभी दलों को देखना पड़ेगा, सभी दलों को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि डॉक्टर लोहिया का जो सपना था कि गैर कांग्रेसवाद के साथ और उसके साथ साथ परिवारवाद के सबसे खिलाफ थे, और उसके खिलाफत के लिए हमने हमेशा काम किया है। आज माननीय नीतीश कुमार हमारे नेता है, बिहार के 20 सालों से लगभग वहां पे एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं। क्या परिवारवाद है? तो बताइए मुख्यमंत्री का लड़का के नाम क्या है? त्रिपाठी जी तो मैं छोड़ दूंगा भाई। तो भारतीय राजनीति को अगर कहीं कुछ देना है, त्रिपाठी जी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में भी कुछ दिन सरकार चलाई है, आपको ध्यान हो। देखिए एक तो और त्रिपाठी जी, कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, कहा गया है राजनीति में, कहा गया है न कोई परमानेंट दुश्मन होता, न कोई परमानेंट मित्र। सुषमा स्वराज जी, और मैं एक थोड़ा सा आपको और आगे ले जाना चाहता हूं। इस मुल्क में अगर किसी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने मुलायम सिंह से कहा था कि नहीं ये क्या हो रहा, और उसके बाद सुषमा स्वराज जो उनको बहुत मानती थी, अपना मेंटर मानती थी, उन्होंने क्या कहा था उसके बयान को भी आप जानते हैं, बयान चला भी सकते हैं। बिल्कुल तो सारी बातें हमारे नेताओं ने बहुत पहले कर चुके हैं। हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि भाई किसी परिवारवाद के हम लोग खिलाफ। सोनिया जी की बात नहीं कर रहा हूं त्रिपाठी जी, बार बार मैं शिल्पी जी आ रहा हूं आपके पास, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, छोटा सा। बहुत सारे
विदेशी महिलाओं के यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनकी पत्नियां विदेशी हैं, बहुत सारे अन्य बड़े लोग हैं। एक युवराज सिंह क्रिकेटर, आप नाम सुने होंगे, उन्होंने एक विदेशी महिला से शादी की है। कल वो बच्चे हिंदुस्तान से अगर बड़े अच्छे क्रिकेटर बनते हैं, क्रिकेट खेलेंगे, तो विदेशी मूल के हो जाएंगे। कल वो इंग्लैंड से या दूसरी कंट्री से क्रिकेट खेलेंगे तो विदेशी मूल के हो जाएंगे। त्रिपाठी जो बहस का मुद्दा नहीं है जी, लेकिन जो बोल रहे हैं, मैं बड़े नेता हैं तो उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ना तो पार्लियामेंट पे होमवर्क करके आते, न जनता के बीच जो बोलते हैं उसको होमवर्क करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आज कांग्रेस हाशिए पे क्यों पहुंच गई, उस पर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और इसको सोचने के साथ साथ इससे विदेशी मुल्क का तो सवाल यही है, जो सवाल हमारे जाज फर्नांडीज ने हमेशा उठाया था और उसमें शरद पवार भी उसमें रहे हैं, तमाम नेता रहे हैं। वो तो एक मुद्दा है देश के सामने कि हमारे देश के सामने क्या हमने बहुत अच्छे वैज्ञानिक दिए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर दिए हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे दुनिया के देशों में और लोग हमारे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हम राहुल को किसी तरीके से नहीं, जब लोकतंत्र है, अगर जनता उनको चुनती है तो उसमें इतराज किसी को भी नहीं होगा। लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र से देश चलेगा। चलिए त्रिपाठी जी, मैं आपके पास लेकिन एक चीज त्रिपाठी जी होगा, आपने देखा अगर लोकतंत्र में विश्वास होता तो मनमोहन सिंह का जो पन्ना फाड़ के फेंका गया है, ये लोकतंत्र है क्या? असली लोकतंत्र यही है क्या? ये बाबा साहब का संविधान का नहीं था अपमान, इसको कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? कि कैबिनेट से पास हुए उसको उठा करके फाड़ करके फेंक देना, पूरे डस्टबिन में डाल देना। हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा कालिक का धब्बा है और लोकतंत्र की जो शर्तें लोकतंत्र को बचाने के लिए। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे हम बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, अभी आपके पास आते हैं। शिल्पी जी हमारे साथ हैं। फिरोज जी, मैं आपके पास लास्ट में आऊं क्योंकि मुद्दा आप ही के नेता से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सब आपसे लास्ट में बात करेंगे, फिर और भी सवाल जवाब तो होते रहेंगे। शिल्पी जी, शुरुआत तो मुलायम सिंह जी ने अभी उन्होंने भी कहा, मुझे भी याद है 1999 की बात है, हालांकि 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। 99 की बात है जब सोनिया जी को लग रहा था कि प्रधानमंत्री बन सकती हैं, अटल जी की सरकार गिरी। उस दौरान मुलायम सिंह जी ने समर्थन किया था बीजेपी की बातों का। बीजेपी ने कहा था विदेशी मूल की महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रपति से मिली भी थी सोनिया जी, सारे दलों के लोगों के। और मुलायम सिंह जी का बीजेपी का समर्थन करना सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, ये इतिहास में है। अब इन स्थितियों में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, हालांकि ये अभी इंदर परमार जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया, इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि 2020 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह के एक सांसद भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था और उनके उठाने के बाद बड़ा हल्ला हुआ था, सियासत गर्म हुई थी, लेकिन फिर मामला दब गया था। अब इन बयानों को लेकर आपका क्या समर्थन है? और आपके नेताजी ने ही सबसे पहले विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। शिल्पी जी, देखिए नेताजी के विषय में जी उस समय उन्होंने ये बात क्यों कही मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरीके से नेताजी और शरद यादव जी ने हमेशा कोटे की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण में हमें जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, उनके लिए कोटा चाहिए। लेकिन कोटे में कोटा की अवधारणा उस समय भी नेताजी को महिला विरोधी करार दिया गया था और आज तक भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हम पर अटैक करती है कि अरे आप लोगों ने विरोध किया, नेताजी ने विरोध किया। नहीं, नेताजी ने हमेशा ये कहा कि हमारे जो मूल लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उस समय हो सकता है कि ये कारण रहा हो कि क्योंकि सोनिया गांधी जी एक अगड़े समाज की महिला हैं शादी के बाद। और देखिए यहाँ पर दो तीन पॉइंट मैं रखना चाहूंगी, उसको मुझे रखने दीजिएगा जी। पहली बात तो महिला की अपनी कोई जाति और धर्म नहीं होता जी, किसी भी महिला के। शास्त्रों ने भी कहा है कि वो जहां ब्याही जाती है उसे उसी कुल से पहचाना जाता है, उसी धर्म और जाति से पहचाना जाता है। तो जो यहाँ लोग जिस रेफरेंस में बात करते हैं, मुझे लगता है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी अब भारतीय हैं, नेशनैलिटी उनकी वैसे भी भारतीय है। दूसरी बात, वो एक ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण परिवार की बहू हैं, जिस परिवार ने, अब बार बार परिवार की बात आ रही है, लेकिन फिर भी हमको उस परिवार का योगदान शायद कोई नहीं भूल सकता, चाहे वो परिवार में कहें कि चाहे जैसे कहें, कांग्रेस में या इस देश के लिए उनका योगदान है। तो सोनिया जी एक अगड़े परिवार की बहू थी,
आज भी हैं, और हो सकता है कि नेताजी ने अपना ये जो पक्ष है वो इस तरह से रखा हो, अन्यथा तो मुझे नहीं लगता कि हाँ। और दूसरी बात जो कहा जा रहा है, चाणक्य के रेफरेंस में कहा जा रहा है, चाणक्य ने अगर ये सब भी कहा तो चाणक्य ने ये भी कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी शासन की डोर नहीं देनी चाहिए जिसका घर परिवार ना हो। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले इस पर कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे? डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजनों में एक एक पहिया गायब है, तो दूसरे पे उंगली आप तब उठाइए जब आप खुद शीशे के घरों में ना बैठे हों। एक महिला जिसने अपना जीवन, अपना सर्वस्व यहां दे दिया, उसकी संतानों पे अगर आप उंगली उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे, तो जो युवराज सिंह का आपने उदाहरण दिया है वो बहुत सटीक उदाहरण है जी। क्या पूरी जिंदगी राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, आपको डर लगता है राहुल गांधी से? आपको डर लगता है एक्चुअली राहुल गांधी से, इसलिए ये आप थोती बातें करते हैं, फितरई वाली बातें जो हो रही हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने गॉडफादर देख ली, मैंने ये कर लिया। एक फिक्शन को आप एक्चुअल बनाने लगते हैं। तो बहुत सा फिक्शन ऐसा भी है जहां सारी षड्यंत्र इस देश में किस किस तरीके के हुए हैं वो भी है। और इन्होंने जो अभी बड़ी महिमा मंडन किया आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का, इन्हीं ने फंड करके एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी रिलीज कराई है। ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बातें हो जाएंगी। तो जो मेरे बिंदु हैं वो ये 3 थे कि चाणक्य ने तो ये भी कहा है कि शासक कैसा होना चाहिए, घर परिवार वाला होना चाहिए। लेकिन चाणक्य ने ही तो ये भी कहा है ना, चंद्रगुप्त की जब हेलेना से शादी हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इनका राजनीति माने राज्य में कोई इंटरफेयर ना हो, इनके बेटे को कभी भी यहाँ का शासक न बनाया जाए। ये चीज मानती हैं आप? मैं तो देखिए, एक थ्योरी तो ये भी है कि चाणक्य एक फिक्शन है। जो फिक्शन में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं वो तो कहेंगे कि चाणक्य सब कुछ है। मैं तो कहती हूं अगर आप इधर मान रहे हैं हेलेना और चंद्रगुप्त की कहानी को, तो उधर भी मानिए कि भाई फिर उस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं शासन करने के जी। क्या क्या मानेंगे? सब कुछ मानिए ना। फिर अगर आप आइडियलाइज फिर तो राहुल जी भी नहीं होंगे, राहुल जी भी नहीं होंगे ना हो। हम कहते हैं आप थर्ड ले आइए, किसी को भी ले आइए जी। आप केसी त्यागी जी को ले आइए, उनको प्रधानमंत्री जी बना दीजिए, क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ इसकी बात करने के लिए नहीं, हमें आज इस मतलब ये आप मानती हैं कि अगर राहुल जी शादी नहीं करते तो प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है? शादी नहीं करते, अरे भाई वो शादी कर लेंगे तो क्या होगा? शादी करना नहीं करना ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो फिर प्रधानमंत्री योग्य नहीं है? नहीं, ऐसे कैसे प्रधानमंत्री योग्य नहीं? आप ही कह रही हैं कि परिवार नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कि परिवार नहीं है तो वो नहीं बने? ये लोग कह रहे हैं ना कि भाई अरे राहुल गांधी को आप अग्नि परीक्षा में क्यों गुजारते रहते हैं जी? क्या डर है आपको? क्या ऐसा दुनिया, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम गोबर खा रहे हैं, गौमूत्र पी रहे हैं, पढ़ा लिखा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश का। लोगों के बीच में जो यहाँ की इमेज बन चुकी है वो क्या है? गोबर खाने वाले लोग। कोरोना का इलाज ये गोबर से करते हैं जी। क्या प्रतिनिधित्व आप इस देश को दे रहे हैं? 60 लाख बच्चों ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश में छोड़ दी है। ये चाह रहे हैं आप, ये देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं। अभी हम आप बैठे हैं डिबेट करने के लिए, लेकिन अगले 10 साल में उत्तर प्रदेश से कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं होने वाला, क्योंकि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनके पास तार्किक क्षमता नहीं होगी, उनके पास बौद्धिकता नहीं होगी। कौन आएगा डिबेट करने आपसे? जी शिल्पी जी, आप तो रहेंगे ना अभी प्रदेश से? बताएंगे? नहीं, तो मेरा तो अपना भी, खैर आपको पता है मैं स्वास्थ्य कारणों से बहुत इस समय सेटल नहीं हूँ। त्रिपाठी जी हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन हमारे दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं। वो उनका बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी बताएंगे। मेरे लिए इस देश का भविष्य चिंता का विषय है, ना कि राहुल गांधी या मोदी। मुझे मेरे देश का सुरक्षित और एजुकेटेड भविष्य चाहिए। फिरोज जी हमारे साथ है। पूरा नहीं होना। फिरोज जी, आप निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी कहा कि राहुल जी से डरते हैं क्या। फिरोज जी देखिए, लेकिन सवाल हम आपसे ये कहने, क्या राहुल जी को भले ही भाषण में ये कहना चाहिए रेप इंडिया, रेपिस्ट इंडिया? देखिए, ये उन्होंने झारखंड में रैली में कहा था, उसके बाद ये बात उठ के आई थी। देखिए, सवाल ये है कि अगर इस देश की महिलाओं की कोई, ये देश और इस देश की सरकार ये संदेश दे रही है कि आपके साथ रेप कर दिया जाए, आपको पहले तो थाने को आपको न्याय दिला देना चाहिए, वो थाने को न्याय नहीं दिला पाए, वो महिला सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और उसको सजा हो जाए,
उसके बाद जो स्टेट, गुजरात स्टेट के जो गवर्नर हैं वो मूक दर्शक बने रहे, देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने रहे, जिनको सजा दे दी गई, मैं बिल्किस बानो का मामला बयान कर रहा हूं, जिनको सजा दे दी गई उनको आप जेल से बाहर निकाल ले, और हमारे जो आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनके नारे लगाएं आप और उनको स्वागत करें। तो ये कौन सा स्टेट बन रहा है ये? अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? बोले प्रधानमंत्री बाहर निकले, माफी मांगे देश से कि हम ये मेरी प्रशासनिक भूल है और मैं अपने देश की महिलाओं से माफी मांगता हूं। क्यों इतनी मिर्ची? पहले इस बात का जवाब क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री कि क्या इस देश की न्यायपालिका किसी महिला के बच्चे को मार दिया जाए, उसके साथ गैंगरेप हो, 11 लोग उसके साथ गैंगरेप करें, अदालत उसको सजा दे दे, आप उसको थाने में जेल से बाहर निकाल लाएं और कहें कि महिमा मंडन करें, उसका उनको हार पहनाए जाए। वो देश का गवर्नर, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने रहे। इसलिए राहुल जी ने कहा था। देखिए, और अब आ जाइए आप, हमारी महिला पहलवान बैठी रही धरनों पे। क्या महिलाएं, क्या धरनों पे बैठना पड़ेगा हम इस देश में न्याय लेने के लिए? नहीं, ये राहुल जी का बयान बिल्कुल, और महिला पहलवानों का सड़क पे बैठना ये पहले का है। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत सारे फ्रेजेस चलते हैं जी, ठीक है, नारे बहुत सारे चलते हैं। मनमोहन सिंह जी को अभी इन्होंने कहा ना, मोहन सिंह थे, उनका काम बोलता था, ये दुनिया को पता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज के प्रधानमंत्री प्रेस को देख के ही भाग देते हैं। वो तो कहते थे कि मैं आता हूं फॉरेन से, तो मैं या तो फ्लाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, या नहीं आता तो मैं आके मीडिया के माध्यम से जनता को बताता हूं कि मैंने जाके भारत के लिए क्या काम करके आया मैं विदेश में। और साल में एक बार वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरी मीडिया को बुलाते थे, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सभी भाषाओं की मीडिया, और 2 घंटे की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और वो अपनी बात बेबाकी से कहते थे। चलिए, अभी तो आज अब आ जाइए आप कि जो इंदर सिंह परमार ने कहा, जो शिल्पी जी ने कहा, शिल्पी जी यही हालत मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ के स्कूल जो हैं बंद हो रहे हैं। यहां भी ये रिपोर्ट आ रही है कि जो 30-40 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे। 29.7% महिला बच्चियां जो हैं वो मिडिल स्कूल में जाती हैं। और ये जो श्रीमान थे, अभी जो बयान दिया है जिन्होंने, वो पहले शिक्षा मंत्री थे। आप इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि उनको उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया गया। आपके जीतू पटवारी जी ने क्यों बयान दिया? अरे हमारे जीतू पटवारी जी के बयान पे हम बाद में आएंगे, अभी तो पहले इन्हीं के बयान की बात कर ले। नहीं, पुन साहब ने भी बोला कि बैठे बिठाए मुद्दा क्यों दे रहे हो आप? नहीं, ठीक है, हम हमारी आपके प्रदेश हम हमारे अंदर कार्यालय में बैठ के, हम हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को गेंद मिल गई, क्योंकि वो डरी हुई है कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो महू की रैली है, इस रैली की इतनी अपार सफलता होने वाली है कि इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। और जिन्होंने अंबेडकर बोला है, जिस मानसिकता ने बोला है, वो जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, अब मैं आऊंगा उसी मानसिकता के ऊपर, तो वो जो बाबा साहब अंबेडकर की मानसिकता के खिलाफ है, उनके हाथ पैर फूले हुए हैं। अरे हम हमारे कार्यालय में बैठ के बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई मीडिया में बयान नहीं दिया, उन्होंने कोई सार्वजनिक रैली में बयान नहीं दिया। मीडिया में कहां से गया? नहीं, किसी ने कार्यकर्ता होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, और जो हमारा ग्रास रूट का कार्यकर्ता होता है वो बहुत उत्साहित हो जाता है जब प्रदेश अध्यक्ष उसके बीच आते हैं। तो उन्होंने वीडियो बनाया। तो प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कैंसर। हाँ बिल्कुल, अगर हमको पार्टी के अंदर गुटबाजी होगी, शिकायतें आएंगी, तमाम चीजें होती हैं, तो वो अगर आप संदेश दे रहे हैं कि भाई ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब वो काटी इतनी सी बीजेपी ने और उन्होंने शुरू कर दी। अब आ जाइए इंदर सिंह परमार की मानसिकता पे, तो ये मैंने बता दिया कि वो कितने काबिल शिक्षा मंत्री हैं कि 29.7% बच्चियां जो हैं वो मिडिल स्कूल में जाती हैं, जिसमें मेरी बच्ची भी है 29.7 में। वो पढ़े लिखे अफसरों के बड़े बड़े धनाढ्यों की बच्चियां भी। कांग्रेस शासन काल में कितनी? अरे और नीचे से 20 साल हो गए ना अब तो बीजेपी को। हम तो 20 साल, मतलब हमारी तो 5 पीढ़ियां निकल गई। कन्या महाविद्यालय भी हम ही ने बनाए, कन्या शालाएं भी हम ही ने बनाई, यूपी में भी बनाई और एमपी में भी बनाई। ठीक, हमने तो किया। वो मानसिकता है जो महिलाओं के खिलाफ है।
ये उस मानसिकता से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ इंदर सिंह परमार का। महिलाएं बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, दलित महिलाएं जो है अपना स्तन नहीं छिपा सकती थी। टीपू सुल्तान ने उनको ये अधिकार दिया, तो ये पूरे के पूरे टीपू सुल्तान के खिलाफ हैं। ये महिलाओं के बारे में जीन्स पैंट ये नहीं पहन सकती। अब जो व्यक्ति ये कहने लगे कि विदेशी महिला से जन्मा व्यक्ति जो है वो देशभक्त नहीं हो सकता, ठीक है, अच्छी बात है। उस राजनीतिक संगठन से भी जन्मा व्यक्ति देशभक्त नहीं हो सकता जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की है, जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपया लिए हैं, जिन्होंने जाके इस देश का क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के मोहम्मद अली जिन्ना की शय पे ये कहा था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे फेल करना है हमसे बताओ, मतलब तुम हमारे आका हो, तुम यहीं रहो। जो पैंट शर्ट पहनते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप ही की पार्टी के थे? हमारी पार्टी में नहीं थे, वो हिंदू महासभा में थे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे? नहीं थे, ये 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट बता रहा हूं मैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे जब फजरुल हक की सरकार में वो डिप्टी सीएम थे। श्यामा प्रसाद हमने वो संविध सरकार बनाई थी, हमने वो संविध सरकार बनाई थी और देश आजाद हुआ था। जी थे, 15 अगस्त 1947 के बाद हमने संविध सरकार बनाई थी। ये देश जो था हजारों साल की गुलामी और गुलामी के बाद नेहरू जी को विरोध कर देना था ना, जो मोनार्की गुलामी। नेहरू जी को भाई अम्बेडकर जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे रहे हैं आपको। हमने सभी विचारधाराओं को एक साथ मिलाया कि नहीं, अब देश जो है हमको लोकतंत्र की स्थापना करना है और प्रत्येक व्यक्ति को इस लोकतंत्र की छतरी के नीचे लाना है। इसलिए हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साथ लाए थे। सभी विचारधारा, सीपीएम भी थी उसमें, सभी विचारधारा के लोग थे। तो जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो नहीं लाना था? अरे तो और भी विचारधारा के लोग थे। अरे तो ये थे ही गद्दार ना, हम तो बताते हैं। और भी विचारधारा तो हम इसीलिए, इसका मतलब वो थोड़ी है कि उनकी गद्दारी खत्म हो गई। गद्दार तो ये थे ही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पे वो लोग विदेशी, और वो लोग विदेशियों से ना चिढ़े जो पैंट शर्ट पहनते हैं, जिनके संगठन की ड्रेस ही पैंट शर्ट है। तो पैंट शर्ट तो भारत की संस्कृति है नहीं, हमारे यहां तो कोई पैंट शर्ट पहनता नहीं है, ये तो उन्हीं की संगठन है ना। तो जो लोग इस तरीके के बयान देते हैं, जो राहुल गांधी से इतना डरे रहते हैं, सही कहा शिल्पी जी की बात से मैं सहमत हूं। अगर चाणक्य ने ऐसा कहा है तो चाणक्य ने ऐसा भी कहा है कि जो चलिए नहीं रुक जाइए तो एक बस 20 सेकंड, बस 20 सेकंड, ठीक है ना। जो लोग जो अविवाहित जो है राजा जब होता है तो देश में प्रलय आता है, हजारों लोग लाखों लोग मर गए कोरोना में, तो चाणक्य ने ऐसा भी कहा है। तो मैंने ये आप भी तस्दीक कर रहे हो कि कल आपकी सरकार आएगी जो लोग तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगे? देखिए, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, जो चाणक्य तक पहुंच गए, अब आ जाइए जेडीयू पे, ठीक है। ये विचारधारा कांग्रेस के खिलाफ है, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर 78 में, ठीक है। ये उसी जनसंघ के साथ सरकार चला रहे हैं, ठीक है। ये जेडीयू की मानसिकता है। तो ये महिलाओं के खिलाफ बयान दिया है इंदर सिंह परमार जी ने, महिलाओं की तौहीन की है इन्होंने, इसलिए मैं इनकी बात की भत्सना करता हूं। चलिए एक बार फिर से हम उज्जवल जी के पास जाएंगे। अजय जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पे हमें एक टिप्पणी चाहिए, उसके बाद फिर उज्जवल जी के पास और राजचंद्र जी के पास। नहीं, मेरा एनालिसिस एसपी साहब ये है कि देखिए, कुल मिलाकर के जो बयान दिया गया किसी भी व्यक्ति के बारे में, देखिए जो भारतीय परंपरा है उसमें स्वाभाविक रूप से महिला जब वैवाहिक स्थिति में पहुंच जाती है तो उसकी कुल गोत्र हो जाती है, तो एक और इतिहास से इस तरह जोड़ना उसको ठीक नहीं है। लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी के बयान या जीतू पटवारी के बयान कांग्रेस को दिक्कत तो देते हैं। कांग्रेस को अगर जिस दिन आत्मसात कर लेगी तो कांग्रेस मेरे ख्याल से 2 कदम आगे बढ़ जाएगी। जी चलिए, उज्जवल जी आ रहा हूं आपके पास, चूंकि चाहे शिल्पी जी हो या फिरोज जी हो, उन्होंने हमला ज्यादा जनता दल यूनाइटेड पे किया है। त्रिपाठी जी उत्तर दीजिए संक्षेप में। देखिए त्रिपाठी जी, अब कांग्रेस के बारे में हमारा तो यही है कि जो हमारे जार्ज फर्नांडीज ने हमेशा गैर कांग्रेस बात की बात, और ये मुल्क जानता है 1977 में जी, इसके पहले जो संविधान में बहुत बड़ा, जो इस देश के संविधान को क्या कहा जाए, उसका गला ही काट दिया गया था। और उस संविधान के गला काटने के कारण आज उस मुल्क में
आपने एक ऐसी सरकार हो गई थी कि जो एक दिन में 2.5 लाख आदमियों को जेल में डाली। ये कहीं कहीं है लोकतंत्र में। और जांच फर्नांडीज के चित्र को अगर आप उठा के देखिए इंटरनेट से, कैसा जुल्म है। इमरजेंसी की बात पे बहुत बहस हो चुकी त्रिपाठी जी, बात आज के बयान पे है, महिलाओं को लेके है, इमरजेंसी की बात बहुत हो गई। जो जेडीयू की बात कर रहे थे जी, मैंने कहा कितना तो सुनेंगे भाई। और इस मुल्क को अगर किसी ने सोनिया गांधी को रोका है प्रधानमंत्री बनने से, तो फिर माननीय जांच फर्नांडीज का भी बहुत बड़ा रोल है। मुलायम सिंह को किसने तैयार किया? बयान तो मुलायम सिंह जी का आया था, जांच फर्नांडीज ने उनको सलाह दी है, आपको कहां से मालूम पड़ा? अरे भाई, जांच फर्नांडीज इसके पहले 10 बार बयान दे चुके थे। वो तो भाजपा पूरा विरोध ही कर रही थी, भाजपा पूरा विरोध कर रही थी। अरे भाई, भाजपा के कन्वीनर भी रहे, वो राजद के कन्वीनर भी रहे जांच फर्नांडीज साहब, और जांच फर्नांडीज ने मुलायम को किया था, ले जाकर के दूर समझाया था, उसको ढूंढना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया था। क्या बात आप करते हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा राज है जी। दोबारा जब यहाँ पे वोट हुई है मुलायम सिंह की, वो माननीय जांच फर्नांडीज के कारण हुई है, मैं आपको बताता हूँ। और उस पर जब तक ले रहे थे वो, तो उससे पैर छुआ जांच फर्नांडीज की, मैं जवाब उसका जी। क्या बात आप करते हैं? बाकी राजनीति को आप क्या समझते हैं? नहीं तो ये अभी फिरोज जी ने जो कहा कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी, उस पर कोई है आपका रिएक्शन? देखिए कर्पूरी ठाकुर सरकार को हमने थोड़ी गिराया, तो कांग्रेस का उसके पीछे रात था। कांग्रेस ने 155 बार सरकारों को गिराया। भाई क्या बात आप करते थे पार्टी जी? 155 बार, 356 सही लगाई है, बुलडोजर चलाए हैं लोगों के घरों पे, और यूपी की सरकार को कहा कि असंवैधानिक है, तो इनकी सरकार को भंग नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जी, चौधरी चरण सिंह सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं गए हैं, उनकी सरकार एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी भी गिरा दी 356। क्या बात आप करते हैं? आज आप संविधान की बात कर रहे हैं। अरे संविधान की बात। और आप ये बताइए, जिस सरकार को असंवैधानिक करार दिया जाए, जाने के पहले 356 लगा दिया। हाँ, तो 356 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक करार दिया गया, और सरकार ने जो काम किया वो असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका। तो उनकी सरकार गिरनी चाहिए या नहीं गिरनी चाहिए? फिरोज जी, एक मिनट उनकी बात का कितनी बार सबसे ज्यादा अगर गलत अरे किया है ना, उसमें क्या दिक्कत है? फिरोज जी भाई, उनकी बात आने दीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा, बाद में उधर जाऊंगा। त्रिपाठी जी तर्क में बात करिए थोड़ा सा। आप तर्क का उदाहरण बहुत लंबा मैंने दे रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, इमरजेंसी। अभी फिलहाल जो बयान आए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। जवाब दिया तो मैंने कहा भाई 356 का कितनी बार, जरा आईना उठा के देख लीजिए अपने गिरेबान में, कितने बार कांग्रेस से प्रयोग किया है, और कितनी सरकारों को गिराया हुआ, चुनी हुई सरकारों को। ऐसा नहीं, पहले अपने गिरेबान को देखिए। और इस मुल्क में परिवर्तन तो होना था, परिवर्तन हुआ है। अभी जो बयान आए हैं, हम उस पे आप कह रहे हैं, आप अक्षरशः उसका समर्थन करते हैं क्या? देखिए, हम समर्थन तो हम तो गैर कांग्रेसवाद की धारा में है। हम गैर कांग्रेसवाद की चाहते, परिवारवाद को हटाना चाहते इस मुल्क में, चाहे जिस पार्टी में हो, परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं तो आप समाजवादी पार्टी मौजूदा समय में कांग्रेस का समर्थन कर रही है, वो भी गैर कांग्रेसवाद पे जन्मी पार्टी है, आप भी जानते होंगे। लोहिया समर्थक मुलायम सिंह जी भी थे। तो क्या आप समाजवादी पार्टी का भी विरोध करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का विरोध तो हम नहीं करते हैं। हमारे अगर विचारधारा से कोई है, अगर कहीं गया है, हो सकता है कभी हमारे साथ आ जाए जी। अब वैचारिक रूप से कभी उसकी मजबूरी होगी। हम लोग तो साथ में काम करते थे, माननीय मुलायम सिंह क्या जाता। अभी आपने कहा कि वैचारिक कभी कभी मजबूरी हो जाती है, जो आपके कांग्रेस समर्थन में सरकार बिहार में चलाए, अब उनको आप कह रहे हैं कि वैचारिक मजबूरी। देखिए, भारतीय राजनीति में क्या आपने बताया नहीं, भारतीय राजनीति में कांग्रेस ने भी तो तमाम लोगों से किया है, मुस्लिम लीग से समझौता किया, क्या करेंगे? कब किया था हमने? तो भारतीय राजनीति तो बहुत बड़ा है। हमने मुस्लिम लीग से समझौता, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी से हमने कब समझौता किया था बताइए तो? इतिहास में हमको बता दीजिए। टू नेशन थ्योरी का विरोध भी कांग्रेस ने किया था। आपके राजनीति में कुछ भी संभव है ना, तो कोई परमानेंट। मुस्लिम लीग से हमने कब समझौता किया था? आज तमाम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कांग्रेस में? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में हैं?
कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में है, ये तमाम लोग चले गए जी, लेकिन भाजपा के लोग कांग्रेस में कौन से हैं? और अरे भाई बड़े लोग तमाम लोग हैं, तमाम लोग देखिए उठाकर आज तो मंत्रिमंडल में है। कुल मिला के हमें ये हाँ ना में जवाब चाहिए कि आप समर्थन में हैं बयान के। नहीं देखिए, हम बयान के समर्थन में बिल्कुल नहीं, लेकिन अब गैर कांग्रेसवाद, आज गैर कांग्रेसवाद की बात ही नहीं हो रही, बात इस बात की हो रही है कि विदेशी मूल की जो महिला है उनका जो बेटा है वो देशभक्त नहीं हो सकता, बात की हो रही। देखिए हम इस मुद्दे पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दूसरे देश के लोग भी दूसरी जगह हो जाते हैं। लोकतंत्र में कोई चीज यह संभव नहीं है। अगर वहां की नागरिकता है, अगर जनता भारत की जनता किसी को चुनती है तो उसकी वैचारिक तो चुन रही है। ये तो सवाल जनता, लगातार सांसद है राहुल गांधी। तो मैं कह रहा हूं तो जनता का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं। सब का भी स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? बयान को स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी को स्वीकार करते हैं? देखिए, राहुल गांधी जब चुने जा रहे हैं तो राहुल गांधी यहाँ के कौन कह रहा है भाई? राहुल गांधी को इनकार कौन कर रहा है? जी, अगर उनकी बहुमत आ जाएगी तो सरकार उनकी बनेगी। नहीं तो अभी तो फिरोज जी भी और शिल्पी जी भी कह रही हैं कि जो परिवार नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लोग कह रहे हैं। भाई जो आप जब उन्हीं लोग कह रहे हैं कि भाई जो चाणक्य नीति में कहा गया है कि भाई जिनका परिवार नहीं होगा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो सवाल तो राहुल के ऊपर भी जाएगा भाई। ये तो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। चलिए उज्जवल जी, ये कोई तर्क नहीं है। उज्जवल जी कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अरे भाई भारत की जनता जिसको चुनेगी वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए तो फिर कोई बात ही नहीं, देशभक्त की बात यहां हो रही है। उज्जवल जी, त्रिपाठी जी एक मिनट उज्जवल जी से बात करें। उज्जवल जी, त्रिपाठी जी जी, मैंने सबकी बातों को बड़ी शांति के साथ सुना है और अच्छी अच्छी संज्ञाएं दी गई हमारे नेताओं को जी, हमारे पितृपुरुषों को गद्दार भी कहा गया और मैंने सबकी शांति से बातें सुनी है और मैं आशा करता हूं। त्रिपाठी जी एक मिनट, उज्जवल जी बात कर रहे हैं जी। उज्जवल जी बोलिए। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता मेरी बातों को शांति से सुनेंगे। जी। पहली बात, चाणक्य को काल्पनिक कह दिया गया। भगवान श्री राम को भी काल्पनिक कहा गया था। तो ये तो ऐसी पार्टी है कि ये किसी को भी काल्पनिक बना सकती है। तो ये चाणक्य जी ने कब कहा था मुझे नहीं पता कि अविवाहित और जो भी बोल रही है राहुल गांधी जी पे, क्योंकि उनके नजर पे तो चाणक्य ही काल्पनिक है। दूसरा, मैं फिर आऊंगा गॉडफादर फिल्म पे। विटो कॉर्लियानो जब उनको गोली लग जाती है तो उनके बेटे माइकल कॉर्लियानो जिनको राजनीति आप उन पे बार बार क्यों जा रहे हैं भाई? वो काल्पनिक आपने खुद ही कहा, काल्पनिक ओरिजिनल उस पे तो नहीं बता रहा हूं। एक तरफ चाणक्य जी को मैं रिलेट कर रहा हूं, आप सुनिए जी। राहुल गांधी जी को राजनीति में आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर जबरदस्ती आना पड़ा पिताजी की मृत्यु के बाद। उसी का कारण है कि हम लोग को राहुल गांधी जी सच में डर लगता है, देश की जनता को डर लगता है। आने की इच्छा तो राजीव जी की भी नहीं थी। फिर मूर्खता पूर्वक बयान ना दे दे। ही संचार क्रांति करी है राजीव गांधी ने जी। कि वो विदेश में जाके मूर्खता पूर्वक बयान ना दे दे, कोई देश के खिलाफ साजिश ना करे, रेपिस्ट इंडिया ना बोले। ठीक है, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे अंबेडकर जी पे। ये बताइए, अंबेडकर जी के खिलाफ प्रत्याशी किसने खड़ा किया था? भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने? मुंबई के चुनाव में कितने वोटों को इनवैलिड घोषित किया गया था? 72,000 वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। इसी कारण कांग्रेस पार्टी चाहती बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये कौन सी बात हुई? तो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारत रत्न कभी नहीं दिया उनको कांग्रेस ने। इतने साल लग गए भारत रत्न में मिलने में बाबा साहब अंबेडकर को, और ये लोग बात करेंगे संविधान बचाने। लेकिन उज्जवल जी एक थोड़ा सा, उज्जवल जी मैं अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूं। जो बिल लाए थे अंबेडकर साहब जी ने, हिंदू सिविल कोड बिल लाए थे, आपको भी ध्यान होगा, उसका सबसे ज्यादा विरोध जनसंघ ने किया था, जिसपे उन्होंने 1952 में इस्तीफा दिया था। फिर
पुतले जलाए थे देखिए, बाबा साहब मनभेद अम्बेडकर के। नहीं हुआ था हमारे आपको बीच कभी। टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं मतभेद खबरें राजनीति कटिंग में दे हमेशा दूंगा। करेंगे। फिरोज जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए, मैं आ जाऊं जी। उज्जवल जी संक्षेप पे। सिद्दीकी जी जी। मैंने आपकी बात एकदम शांति से सुनी थी। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस ने बॉम्बे में, मुंबई में उस समय बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ प्रत्याशी उतारा था? क्या उनको अपना टिकट दिया था उनको? और कितने वोट वैलिड थे, कितने वोट अनवैलिड थे? और आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध नेहरू जी ने किया है, राजीव गांधी जी ने किया है, इंदिरा गांधी जी ने कहा है। राजीव गांधी जी का सदन में स्टेटमेंट है कि मूर्खों को नहीं लाया जाएगा आरक्षण के जरिए। क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं? अरे ये कांग्रेस का अधिकारी स्टैंड क्या है? और एक बात आपको और बताता हूं मैं, विवेक तनखा जी जो राज्यसभा सांसद ये है मध्य सपने प्रदेश देखते हैं ये में, लोग। उनका बयान है अभी, विवेक तनखा जी का बयान है अभी पार्लियामेंट कि में कब कहा जीतू था? पटवारी जी का जो स्टेटमेंट है, स्टोरी ऑफ इंडिया हो गई। नहीं, ये इनका क्या कोठलिया कल्चर है, इनका क्या है कोठलिया कल्चर है। हम करिए तुम जी, ऐसे लोगों से मैं न सुन पाऊंगी न बहस कर पाऊंगी। दो काम दिए त्रिपाठी जी, दो इनका काम कोठलिया दिए। कल्चर है, कोठलिया में लीजिए, बंद हो जाते बोलिए हैं और कम। कम्बल ओढ़ लेते हैं, और ये कम्बल ओढ़ के टार्च से पर्ची लिख लिख के एक दूसरे को देते हैं। मुद्दे पे फिरोज जी बात करें, अपन अलग क्यों जा रहे हैं? जी उज्जवल जी, हम आपको समय दे देंगे। शिल्पी जी मुद्दे पे बात करें तब तो हम लोग मुद्दे पे कोई बात कर पाएंगे, त्रिपाठी जी, व्हाट्सएप पे बात नहीं आपने कर देखा पाएंगे। कैसे त्रिपाठी तिलमिला जी। गए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, कैसे तिलमिला गए, बौखला गए। हम हंस रहे अपने हैं। नेता के बारे में सच कि आप करने का हंस रहे हैं, साहस इनको नहीं है। जो चाणक्य को काल्पनिक बोलते हैं। राम थोड़ा को बीपी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, टेंशन नहीं, हम लोग लड़कों से देखिए गलती मुस्कुरा हो के जाती जवाब दे रहे हैं, है आपकी बात होगा। महिलाओं के खिलाफ। इवन- कहाँ थे आप शिल्पी मुस्कुरा रहे चौधरी जी? कहाँ थे सिद्दीकी जी? लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार हो जाता है। किसके नेता ने कहा था ये उत्तर प्रदेश में लगा था। रेपिस्ट इंडिया किसने 6 कहा था? महीने में 850 बलात्कार का अरे एनसीआरबी का बताइए, डेटा है। लड़कों से माननीय गलती हो योगी जाती है। आदित्यनाथ जी की किसने सरकार कहा में था? कहाँ आप शिल्पी जी परेशान हो बताइए। रहे हैं? क्या अरे कहा शिल्पी जाए जी इसे? बताइए ना, रेप कैपिटल किसने कहा था? लड़कों से गलती हो जाती है। तो अगर राहुल गांधी कह दे रहे हैं चोटी तो अपनी चोटी। व्यवस्था को, अपने चोटी शासन और चोर प्रशासन को पार्टी। सुधारिए। किसने चोराई डिबेट का थी? विषय नहीं है बलात्कार। बलात्कार टोटी डिबेट किसने का विषय चोराई थी नहीं शिल्पी है। जी? महिला अस्मिता पे आप सरकार अरे बनाते टोटी हैं, किसने महिला चोराई थी? टोटी। सुरक्षा और सम्मान पे आप सरकार बनाते हैं बार बार। टोटी किसने और चोराई आप थी? ही के टोटी ये चोर कौन है? शासन काल बताइए में तो। उत्तर प्रदेश अरे में टोटी रेप चोर कैपिटल कौन है? ऑफ टोटी इंडिया के चोर। रूप में इमर्ज हुआ है उन्नाव। आपको अरे शर्म टोटी नहीं किसने आएगी? चोराई थी? हमको बताइए शर्म आती पहले। है, आपको शर्म नहीं अच्छा, आएगी। एक मिनट हम शिल्पी जी। अशोक शिवनाथ- टोटी चोर कौन था? शिल्पी जी, उज्जवल जी एक मिनट, टोटी किसने चोरी की थी? एक बार उज्जवल जी एक मिनट राज जी से एक बार फिर चलते हैं राज जी के पास। राज जी, खैर ये तो बहस अलग है, और ऐसी बहस क्या होनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए राज जी? बिल्कुल शर्मनाक विषय है। देखिए जी। बहस इस प्रकार की किसी भी टोटी बहस चोर। को करने का मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से, देखिए किसी मातृत्व, किसी भी माँ के ऊपर इस प्रकार से उंगली उठाना मुझे ठीक नहीं लगता। नहीं, माँ पे नहीं दूसरी उठी बात है, ये बेटे पे उठी है इस बार। आप पे अब भी मैं उठी बेटे पे है। आ रहा हूं। पुंज जी देखिए, एकदम मैं ठीक बेटे कह पे रहे आ रहा हूं। हैं। जी, मैं बेटे पे आ रहा हूं। देखिए त्रिपाठी जी, मैं बेटे पे आ रहा हूं। बेटे ने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। विदेशों में जाके देश का नाम कितना उजागर किया है सारा देश जानता है। किस किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो करी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी या जोड़ो थी, आज तक समझ नहीं आया। वहां पर किसका पैसा लगा था ये नहीं पता। तो आपकी देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, जनता के बीच में आना। पर जब आते हैं तो उल्टे पुल्टे बयान दे जाते हैं। कभी 5,000 की जगह 5 लाख कर देते हैं। उनको जीरो की कोई नहीं पता कि उसकी महत्व क्या है। जीरो कहीं भी लगा देते हैं। किसको क्या करना है क्या नहीं करना कहीं भी। त्रिपाठी जी, उनकी किसी भी बात, देशभक्ति की बात है पुंज साहब, देशभक्ति की बात है। मैं भी देशभक्ति, त्रिपाठी जी मैं भी देशभक्ति की बात कर रहा हूं। उनकी देशभक्ति पूरा देश जानता है। वो विदेशों में कितनी अच्छे हमारे भारत की प्रशंसा करके आते हैं, जो हमारी इतनी बेइज्जती करके आते हैं विदेशों में जाके, तो वो बिल्कुल सार्वजनिक है, सब लोग जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है, उसने कितने अच्छे अच्छे काम कराए। और उसके बाद आकर उल्टे उल्टे बयान देना, तो मतलब एक अच्छे परिवार से जो स्वतंत्रता से पहले से भारत के साथ चला आ रहा है, जो भारत की नींव रखा है, जिसने जो भारत की नींव के साथ चला आ रहा है, और उसके बाद आज इतनी बातें उठाना, इतनी बातें बोलना और इतने फेक बोलना, ये बोलना, रेप के ऊपर बोलना, मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या उनको थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान देना, अपनी देशभक्ति को उनको इस प्रकार से नहीं बता पाएंगे। आप विदेशों में जाके देश की बदनामी करके आएंगे तो आप देशभक्त हो जाएंगे क्या? अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठता है।
अगर परमार जी ने ये बात बोली है कि, लेकिन जहां पर माँ की बात आती है, मैं माँ के बिल्कुल, मैं वही शिल्पी जी सही कह रही है कि माँ के ऊपर देखिए, किसी भी माँ, चाहे हमारे देश में आकर जिसने शादी करी है वो हमारे देश की हो चुकी है, और लेकिन यहाँ देशभक्ति का प्रश्न है, उनके बेटे के ऊपर प्रश्न है। उनका बेटा किसी भी चीज पर, मुझे नहीं लग रहा उस चीज को पार कर पा रहा है, और बार बार कोशिश जरूर हो रही है, प्रयत्न हो रहा है, लेकिन वो कहीं भी उस प्रतिस्पर्धा में फेल हो रहे हैं, कहीं भी पास नहीं। चलिए पुंज साहब, निश्चित तौर पे ये सवाल, समय हमारे पास कम है, ये सवाल जरूर उठ रहा है जो आपने कहा कि अगर वो यहाँ ब्याह के आई हैं तो इस देश की हो गई हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी विदेशी मूल की महिला को लेकर के, आपकी शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अब ये समय कम है, नहीं तो मैं उत्तर जरूर लेता आपसे। चलते चलते अजय त्रिपाठी जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी। नहीं, कुल मिलाकर के मामला वही जो मैं भी पुंज आपके साथ हूँ कि किसी भी महिला के बारे में तो, लेकिन राहुल जी का जो बिहेवियर, पहले भी मैंने कहा कि राहुल जी की बयानबाजियाँ जिस तरह की होती हैं, उनके कमेंट जिस तरह के होते हैं, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और जितने बड़े पॉलिटिकल परिवार के राहुल जी प्रतिनिधि हैं वो शोभा नहीं देता, वो कहीं ना कहीं पूरे देश की गरिमा को नुकसान करता है। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी आपका, फिरोज जी आपका, शिल्पी जी आपका, पुंज साहब आपका, और के त्रिपाठी जी आपका, अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की एक बार फिर सियासत में उठे विदेशी मूल के मुद्दे पर। जी हाँ, पहले यह मुद्दा सोनिया गांधी को लेकर उठता रहा है, मगर अब उनके बेटे और कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी को लेकर उठ रहा है। हालांकि ये मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उठा था। उस समय बिहार के भाजपा सांसद ने लोकसभा के अंदर यह कहकर कि विदेशी मूल की मां के कोख से जन्मा बेटा देशभक्त नहीं हो सकता, सियासत में हलचल लाती थी। ये बात उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा झारखंड में की गई उस टिप्पणी के विरोध में कही थी, जब राहुल गांधी ने देश की तुलना रेप इंडिया कहकर की थी। बहरहाल ये मुद्दा देश की राजनीति की दिशा और दशा कितना बदलती है, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जरूर कोई गुल खिलाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।